हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज 11 सितंबर और लगातार ये जो करंट और स्टैटिक की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, इसका आज 11वां दिन है और 11 सितंबर की मैं लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टैटिक जीके और बहुत सारे क्वेश्चंस जो जीएस और जीके से रिलेटेड हैं। दोस्तों आज कंप्लीट वीडियो देखिएगा और आपके आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम हो या एआरओ समीक्षा अधिकारी या राजस्व अधिकारी या उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तराखंड पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं ये आपको लेकर आया हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आज पहला सबसे शुरुआत करते हैं आज की हिस्ट्री की। 11 सितंबर को लाला अमरनाथ भारत के क्रिकेटर खिलाड़ी थे। उनका आज जन्म हुआ था 11 सितंबर 1911 को पंजाब में। लाला अमरनाथ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ शतक मारने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। फर्स्ट इंडियन प्लेयर्स जिसने की सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट द इंग्लैंड 1933 में, पहला शतक मारने वाले खिलाड़ी जो है लाला अमरनाथ। दूसरा क्वेश्चन 1952 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था और पहला टेस्ट मैच भारत ने जीता था जिसमें कि लाला अमरनाथ कैप्टन थे। तो 1952 में पहली बार टेस्ट मैच में भारत ने जीता था और ये उस समय कैप्टनशिप जो कर रहे थे वो लाला अमरनाथ कर रहे थे। वर्तमान में भारत जो है वर्ल्ड कप 2011 जीता था और 1983 दो वर्ल्ड कप भारत जीत चुका है जो वनडे वर्ल्ड कप है, जबकि एक T20 वर्ल्ड कप 2007 वाला भारत जीत चुका है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 2013 वाला भारत जीत चुका है। इसके अलावा टेस्ट चैंपियनशिप में भारत दो बार अभी टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड कप का हो चुका है, जिसमें कि दोनों बार भारत फाइनल में पहुंचा था। पहली बार न्यूजीलैंड से हारा था और दूसरी बार आपका ऑस्ट्रेलिया से हारा था। तो अगला टॉप आज की न्यूज है, आज की हिस्ट्री है, वो है 11 सितंबर 1893। आज के ही दिन शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त जिनका बचपन का नाम था, और राजस्थान में खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के आह्वान पर वो आज के दिन 11 सितंबर 1893 को शिकागो में हिंदू सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे। और आज का दिन 11 सितंबर शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया था। तो बड़ा अहम है स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करी थी। शिकागो धर्म सम्मेलन बड़ा इंपॉर्टेंट। मायावती आश्रम 1899 में इन्होंने बनाया था चंपावत उत्तराखंड में। यहां पर स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उनका आज भाषण हुआ था। अगला क्वेश्चन है 11 सितंबर 1906। आज के दिन साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी 1906 इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आज के ही दिन मगन लाल गांधी के सुझाव पर महात्मा गांधी जी ने वहां पर रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध एक आंदोलन किया था, जो पहला सत्याग्रह था। रजिस्ट्रेशन एक्ट वहां पर एक इस प्रकार का कानून था जिसमें एशियाई देशों के लोगों को बार बार रजिस्ट्रेशन करना होता था। एशियाई लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा था, जिसके खिलाफ आवाज उठाई थी गांधी जी ने 1906 आज 11 सितंबर को। और ये 1904 में गांधी जी के साथ अफ्रीका में एक आश्रम बनाया था गांधी जी ने, जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम से उस रजिस्ट्रेशन एक्ट की आधारशिला रखी गई थी। अगला, अभी मोरक्को में एक बहुत खतरनाक भूकंप आया है, जो कि आपका 6.8 रिएक्टर, मोरक्को में 6.8 रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया है। मोरक्को अफ्रीकन देश है जिसकी राजधानी रबात है, जबकि जिसकी करेंसी दिरहम है। अब यहां पर याद रखना 6.8 रिएक्टर का भूकंप जो है, अर्थक्वेक जो है, ये मोरक्को में आया है, जबकि 7.8 रिएक्टर का अर्थक्वेक जो आया था ये आपका तुर्की में आया था। तुर्की में तो हमने वहां पर भारतीयों को बचाने के लिए या तुर्की की मदद करने के लिए एक ऑपरेशन दोस्त भी चलाया था।
अगर मैं भूकंप की बात करूं तो भूकंप का जो पैमाना होता है, जिससे मापक होता है, वो रिएक्टर स्केल होता है, जबकि जिससे भूकंप को मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। जब मोरक्को में भूकंप आया था तो आजकल अनेक देश मोरक्को की मदद कर रहे हैं और अभी अभी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो आईएमएफ के चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उनका एक बयान आता है और वो कहते हैं कि आईएमएफ में जो है पैसों की बहुत कमी आ चुकी है। तो किस तरह से आईएमएफ के जो फंड है उसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो आईएमएफ जो है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत इसकी स्थापना, लेकिन पूर्ण रूप से इसकी आधिकारिक स्थापना जो मानी जाती है 1945 में मानी जाती है। वाशिंगटन डीसी आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। तो आईएमएफ अभी चर्चा में रहा है मोरक्को को आर्थिक मदद के हित में, जो अभी उन्होंने मदद करी है। चलते हैं आज की अगली न्यूज में। दोस्तों अगली हिस्ट्री है आज के दिन की। विनोबा भावे। विनोबा भावे का आज जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 को, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। अब जब भी विनोबा भावे नाम आता है तो विनोबा भावे से केवल 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन 1958 में फर्स्ट रमन मैग्सेस अवार्ड इन इंडियन, पहले भारतीय जिन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था 1958 में। रमन मैग्सेस पुरस्कार फिलीपींस की सरकार देती है। वहां पर एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रमन मैग्सेस, उनकी याद में दी जाती है। फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है और मनीला जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। एशिया डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर मनीला और एशियाई विकास बैंक 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। रमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 की बात करूं तो रवि कन्नन को रमन मैग्सेस अवार्ड 2023 दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो विनोबा भावे से आता है, भूदान आंदोलन, लैंड डोनेट मूवमेंट 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे जी के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था जिसके अंतर्गत जो जमींदार होते थे जिनके पास ज्यादा जमीनें होती थी और जो किसान होते थे जिनके पास जमीन नहीं थी, तो उन सभी जमींदारों को यह कहा गया था कि आप किसानों को, अगर आपका ज्यादा जमीनें हैं तो आप किसानों को दान दे दीजिए। तो इस तरह से भूदान आंदोलन हुआ था, क्योंकि 1951 में भारत में बहुत इंपॉर्टेंट जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया था। जमींदारी उन्मूलन कानून जो था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, प्रथम फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा 9th शेड्यूल में शामिल किया गया था। और इस जमींदारी उन्मूलन कानून के अंतर्गत जितने भी अंग्रेजों की भूमि सुधार व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, उसे समाप्त कर दिया गया और भारत में अनेक सुधार किए गए। हथबंदी, चकबंदी, कष्टकारी, अनेक प्रकार के खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित व्यवस्थाएं अपनाई गई। तो एक तरफ जमींदारी उन्मूलन कानून 9th शेड्यूल में शामिल किया गया था, तो एक तरफ भूदान आंदोलन जो है वो तेलंगाना से शुरू किया था। और जमींदारी उन्मूलन कानून जब प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत 9th शेड्यूल में शामिल किया गया था, तो 9th शेड्यूल में ही एक बड़ा प्रावधान भी शामिल किया गया कि जो भी विषय 9th शेड्यूल में शामिल होंगे, जो भी विषय 9वीं अनुसूची में शामिल होंगे, उनके खिलाफ आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बड़ा 1973 की बात है, केशवानंद भारती जो थे, जिनका मठ था, जिनके मठ पे कब्जा कर दिया गया था, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 24 अप्रैल 1973, क्योंकि वो फैसला आया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय 9th शेड्यूल में शामिल किए जाएंगे
उनके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो शामिल हुए होंगे उनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन विनोबा भावे से आता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से गांधी जी के द्वारा महाराष्ट्र पवनार आश्रम से शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नेता को अपने आप को गिरफ्तारी देनी है और उसके बाद वो उसका ये उद्देश्य था कि उसके बाद जो अनुयायी होंगे नेताओं के वो बड़ा आंदोलन करेंगे या उग्र हो जाएंगे। तो ये प्रथम सत्याग्रही जो थे, मतलब पहले व्यक्ति जो अरेस्ट हुए थे उनका नाम था विनोबा भावे और दूसरे व्यक्ति जो अरेस्ट हुए थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अगली न्यूज है मून मैन ऑफ इंडिया। मून मैन ऑफ इंडिया उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने 2008 में चाहे वो चंद्रयान पार्ट फर्स्ट हो, 2014-15 में मंगलयान पार्ट फर्स्ट हो या आपका 2019 में चंद्रयान पार्ट 2 हो, बड़ी अहम भूमिका निभाई थी अन्नादुराई। अन्नादुराई को मून मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। रॉकेट मैन जो है ये के सिवान को बोला जाता है। रॉकेटमैन के सिवान जो पहले की इसरो के, इससे पहले जो अभी एम सोमनाथ है उससे पहले इसरो के चीफ थे के सिवान। मिसाइल मैन हमारे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति, उनको बोला जाता है। मिसाइल वैमन टेसी थॉमस को बोला जाता है, मिसाइल वैमन टेसी थॉमस। जबकि अंतरिक्ष कार्यक्रम के पितामह द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया विक्रम साराभाई को बोला जाता है कि इनकी बड़ी भूमिका थी इसरो को स्टैब्लिश करने में। जबकि द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब परमाणु कार्यक्रम के पितामह जो है होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। इनकी बड़ी भूमिका थी परमाणु संयंत्र केंद्र ट्राम्बे में जो हमारा है। तो ये इंपॉर्टेंट नेम थे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है अप्सपा कानून, AFSPO, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है ये कानून हटाने की सिफारिश अभी हाल ही में असम राज्य के द्वारा यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य अप्सपा कानून को हटाना है। ये अप्सपा कानून जो है 1958 को लागू हुआ था और ये हमारी आर्मी को एक स्पेशल पावर देती है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे जहां पर शांति बनाए रखने के लिए वहां पर आर्मी को ऐसी पावर दी गई है कि जिसमें वो बिना किसी सूचना के किसी से भी कितनी बार भी पूछताछ कर सकते हैं, किसी के भी घर में छानबीन कर सकते हैं। और ये कानून जो है असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल राज्य में इस समय चल रहा है। और असम के 7 जिलों में अभी अप्सपा कानून है और इस कानून को हटाने का एक प्रस्ताव असम की सरकार के द्वारा रखा गया है। दोस्तों अब जैसे अप्सपा कानून है तो वैसे आपको पता होना चाहिए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक अधिनियम अंग्रेज ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी 1873 में, जिसके अंतर्गत ILP राज्य इनर लाइन परमिट राज्यों का निर्धारण किया गया था। इस समय ILP राज्य अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड। अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड जो है ये आपके ILP राज्य हैं। ILP का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं तो पहले अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाकर वहां पर आप घूमने जा सकते हैं या तब जाकर आप वहां पर निवास कर सकते हैं। तो ये ILP इनर लाइन परमिट। इसके अलावा भारत का जो 6वीं अनुसूची है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं। जो 6 शेड्यूल है वो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा,
इन 4 राज्यों में जो ट्राइबल एरियाज है उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण के बारे में ये 6 शेड्यूल बनाया गया है। अगर मैं असम की बात करूं, असम की कैपिटल दिसपुर है, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और असम के गवर्नर राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। असम में अभी चोकवा चावल को जीआई टैग दिया गया था। असम में 4 नए जिले बनाए जा रहे हैं, 7 नए नेशनल पार्क बन चुके, 7वां नेशनल पार्क बन चुका है, 6 पहले थे। 7 जो टोटल हैं, काजीरंगा, मानस, रायमोना, डिब्रू सिखोवा, नमेरी, औरंग, देहिंग पटकई। काजीरंगा, मानस, रायमोना, डिब्रू सिखोवा, नामेरी, औरंग जिसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है, और देहिंग पटकई। तो कुल असम में 7 नेशनल पार्क हैं। और अभी असम ने असम स्टार्टअप फेस्टिवल भी शुरू किया है। असम स्टार्टअप फेस्टिवल असम में शुरुआत हुई है। तो चलते हैं दोस्तों अब अगले न्यूज की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 37th नेशनल गेम। ये मैं कल की वीडियो में भी बता चुका हूं कि 37th नेशनल गेम जो है ये गोवा राज्य में खेले जाएंगे। और इसके जो मस्कट है, जो इसका शुभांकर है, वो है मोगा। मोगा इसका शुभांकर है। जबकि 36 पिछले साल नेशनल गेम जो खेले गए थे गुजरात में खेले गए थे, और उसका मस्कट था, उसका शुभांकर था, उसका नाम था सवाज। सवाज उसका शुभांकर था। एशिया खेल, अगर मैं एशिया खेलों की बात करूं 2023 में, तो हांगझोउ चीन में एशियन गेम होंगे और पहली बार T20 क्रिकेट मैच पुरुषों का इसमें होगा। अगर मैं गोवा की बात करूं तो गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि मांडवी नदी के तट पर है। गोवा में 2 नदियां हमेशा याद रखना, एक जुआरी है और एक मांडवी है, और मांडवी नदी के तट पर पणजी है। सीएम गोवा के प्रमोद सावंत है, जबकि गोवा के गवर्नर जो हैं श्रीधरन पिल्ले हैं। श्रीधरन पिल्ले के द्वारा 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स लॉन्च की गई है, जिसमें पहली किताब का नाम है हेरिटेज ऑफ गोवा, दूसरी किताब का नाम है व्हेन पैरेलल लाइंस मीट, और तीसरी किताब का नाम है एंटी प्रिय कविता काल। जो गोवा है वो रेबीज मुक्त होने वाला, फ्री रेबीज मुक्त होने वाला। अब आप कमेंट में ये जरूर लिखें कि रेबीज किसके काटने के कारण होता है। तो रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य भारत का गोवा है। और मैंने आपको कल बताया था जल जीवन मिशन 2019 में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक, कल एससीओ सम्मेलन 2023 के बारे में बताया था, भारत मेजबानी कर रहा है और उनके विदेश मंत्रियों की बैठक जो है गोवा में हुई है। पर्पल उत्सव, ये भी गोवा में मनाया जाता है। पर्पल उत्सव गोवा में एक मोपा हवाई अड्डा है, मोपा एयरपोर्ट है। उस मोपा एयरपोर्ट का नया नाम मनोहर पारिक्कर एयरपोर्ट रखा गया है। गोवा 16 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के कब्जे से हमने मुक्त किया था, जबकि पुर्तगालियों ने 1510 में आदिल शाह से इसे जीता था। पुर्तगाल के उस समय गवर्नर थे अल्बुकर्क। जबकि गोवा का स्थापना दिवस 30 मई 1987 को गोवा राज्य के रूप में स्थापित हुआ, इसलिए 30 मई को गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है अजय टू योगी। आदित्यनाथ जो कि सीएम हैं इस समय उत्तर प्रदेश के, उन पर एक किताब लिखी गई है अजय टू योगी, और वो लिखी है शांतनु गुप्ता ने। और वो जो किताब है 67 टाइम्स 67 स्थानों पर लॉन्च हुई है। तो उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एशियन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 67 बार लॉन्च होने वाली एक किताब जिसका नाम है अजय टू योगी, जो कि आपका शांतनु गुप्ता ने लिखी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है
एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई किताब। वॉर एंड वुमेन जो किताब है डॉक्टर M.A. हसन ने लिखी है। सचिन सेलिब्रेटिंग ए मिस्ट्रो किताब जो है मजूमदार ने लिखी है। जबकि विक्ट्री सिटी जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन गंगा तरुण पिथोड़े के द्वारा लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स थे और मैं कोशिश करूंगा कि अब बुक्स के लिए एक अलग सी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं 2023 की। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। पोइला बैसाख, अभी पश्चिम बंगाल में घोषणा हुई है कि पोइला बैसाख जो उत्सव जो पश्चिम बंगाल के कैलेंडर का पहला दिवस होता है पोइला बैसाख के रूप में मनाया जाता है, उसे ही बांग्ला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल जिसकी कैपिटल कलकत्ता है और कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी गंगा नदी की वितरिका है। गंगा नदी की वितरिका का मतलब होता है कि गंगा नदी से अलग हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, जब कोई नदी माने कोई नदी है और इस नदी से एक नदी इससे कट होकर अलग हो रही है उसे कहते हैं वितरिका। तो गंगा की वितरिका हुगली है, जबकि हुगली जो है ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर। अब सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी मतलब जैसे माने नदी है और इस नदी से दूसरी नदी मिल रही है उसे सहायक कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरी जो है सहायक नदी जो है हुगली की, सहायक नदी जो हुगली है वो आपकी दामोदर की सहायक नदी है। अगला है कि अभी हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा द्रौपदी मुर्मू ने नशा मुक्ति अभियान अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चलाया था। पश्चिम बंगाल में एक बहुत अहम धार्मिक स्मारक, विश्व का सबसे बड़ा रिलीजियस मेमोरियल बनाया जाएगा जिसे तारामंडल का मंदिर भी कहा जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद होगा। तो यह बहुत जल्दी कलकत्ता में बनने जा रहा है। कलकत्ता में ही अभी हाल ही में डूरंड कप हुआ था, फुटबॉल का 132वां डूरंड कप, जिसमें मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हराया था। डूरंड कप अभी कलकत्ता में हुआ था। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में सागर कवच नामक एक एक्सरसाइज हुई थी, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ये एक्सरसाइज हुई थी। जबकि कोप इंडिया युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच में पश्चिम बंगाल में ही हुई थी। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक जल स्रोतों वाला राज्य बन चुका है। सबसे ज्यादा जल स्रोत वहीं पर है, जबकि सबसे कम जल स्रोत जो हैं वो आपके सिक्किम में हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में गज मित्र पहल शुरू की गई, हाथियों के संरक्षण के लिए गज मित्र पहल शुरू की गई। जो कलकत्ता है वह एक कलकत्ता मेट्रो जो है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है, जो हुगली नदी पर बना है। कलकत्ता एक बंदरगाह है जिसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पड़ चुका है। जबकि कलकत्ता एकमात्र मेट्रो है जो भारत का एक रेलवे जोन भी है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है और 17वां रेलवे जोन का नाम है कलकत्ता मेट्रो। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई भी नोटबुक देखते हैं, कोई भी यूट्यूब में चैनल देखते हैं, तो हम एकदम से हमारे पास इतना भी समय नहीं होता है कि हम उसे कंप्लीट देखें, उसके बारे में कंप्लीट सोचें, विचार विमर्श करें। हम हर चीज को स्विच करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आपसे केवल एक ही विनती करता हूं बार बार, आप कंप्लीट वीडियो देखें और ध्यान से जो मैं कह रहा हूं उसे सुने और नोट डाउन करें। बहुत सारे क्वेश्चन मात्र 15-20 मिनट में आपको मिलते हैं, बहुत सारे जीके क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और जिस तरीके से मैं आपको लिखवा रहा हूं ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े अहम है। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करूंगा
कि आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे आपका जितना भी सपोर्ट मुझे मिलता है मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों मैं बहुत बड़ा यूट्यूब का बहुत बड़ा एक सेंटर या बहुत बड़ी कंपनी नहीं है मेरे साथ बहुत सारे लोग नहीं है जो मेरी मदद करें। मैं खुद ही यहाँ पर पहले डाटा कलेक्ट करता हूँ, फिर इधर उधर से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं वो कलेक्ट करता हूँ, फिर आपका रिकॉर्डिंग करता हूं, फिर एडिटिंग करता हूं, फिर आपको देता हूं और बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल में मैं पूरी की पूरी पीडीएफ भी देने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये सब चीजें तभी रहेंगी जब आपका साथ मुझे साथ रहेगा, क्योंकि आत्मविश्वास मन का खेल है दोस्तों। ऐसे बने रहें आदि सर की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।